नमस्कार दोस्तों, आप उपस्थित हैं हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल पर। मैं हूं सीमा सिंह। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रबुद्ध लेखिका और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार की लिखी हुई कहानी पिंडदान। कमल कुमार जी की कहानियों का फलक विस्तृत है, पर वैचारिकी गहन है। इनकी कहानियाँ गहरे सरोकारों की कहानियाँ हैं। तो सुनिए उनकी कहानी पिंडदान। प्लास्टिक की नलकियों से उनका मुंह, नाक, चेहरा, कलाई सब ढका था। कल से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आशा की एक चिलक सी उठी। हो सकता है ये अंतिम बार हो, उसने अपने को लताड़ा था। पर अब वो बहुत कमज़ोर और शिथिल हो चुके थे। पहले की तरह नसों और डॉक्टरों को बहू, बेटियां और बेटे कहकर नहीं बोल पाते थे। दूसरे बेड पर लेटे मरीजों से उत्सुकता और उत्साह से भरकर जानकारियां इकट्ठा नहीं करते थे। ना ही अस्पताली गंध वाली चाय से इतर बाहर की चाय की जिद करते थे। वैसे वो कुछ कहते नहीं थे, पर उनमें कुछ ऐसा था कि कुछ लोग उनके पीछे हो लेते और जैसा वो चाहते वैसा करने लगते। उसे भी तो कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों घिसट रहा था वो पिछले 3 सालों से उनके पीछे। उसने दोबारा सोचा और उसे लगा कि सिर्फ कमज़ोर वृत्ति के लोग ही उनके पीछे होते थे। शायद तभी 5 भाई बहनों में वही लद्दड़ रहा था। प्लास्टिक की नलकियों के बीच से उनका चेहरा नजर आ रहा था, निश्चल, बच्चों जैसा सरल और सहज चेहरा। इतनी पीड़ा में भी विकृत नहीं हुआ था, पर उसे लगा ये चेहरा एक मुखौटा था। असल में ये इंसान महाचालाक और स्वार्थी था। वो चाहता था कि वो इसी तरह यहाँ बैठा सड़ता रहे, सड़ सड़ कर यहीं मर खप जाए। ऊपर से कहते थे, जाओ घर हो आओ चंद्रमोहन। पर कैसे? आज जाकर कल वापस आने के लिए? घर जाना क्या यूं ही होता है? उसमें पैसे नहीं लगते क्या? कैंसर पेशेंट हेल्पेज से सहायता की अगली खेप नहीं मिली थी और मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। कैंसर पेशेंट क्या सिर्फ यही हैं और नहीं हैं दूसरे लोग? उनका हक नहीं बनता? अफसर उसे कई बार लताड़ चुका था। अब कुछ अपना इंतजाम भी करो। अब दवाइयाँ, इंजेक्शन सभी बाजार से खरीदा जा रहा था। इस महीने भी घर पर पैसे नहीं भेज सका था। वीना से फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी, पर कितनी गहरी चुप्पी साध ली थी उसने। आखिर ये इस तरह चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? उस पर झल्लाती और चिल्लाती क्यों नहीं? क्यों नहीं कहती कि अब वो उसका घर नहीं चला सकती, वो उसके बच्चे नहीं पाल सकती, वो उसे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? आखिर ये बुढ़ा वीना का लगता क्या है? ससुर। ये भी कोई रिश्ता है जिसके लिए कोई अपनी ज़िंदगी उजाड़ ले? पिछले कुछ दिनों से इस भोले भाले चेहरे के पीछे उसे एक जल्लाद का चेहरा नजर आता था। कभी किसी तांत्रिक मांत्रिक का चेहरा दिखाई देता। वो डर गया था। ओहो, क्या होता जा रहा है उसे? उसकी हथेलियां पसीने से गच्च थीं। उसका बदन ठंडा हो गया था। वो आंखें बंद कर गर्दन पीछे फेंक कर आगे को ढील गया था। बाबूजी का चेहरा अब सामान्य दिखाई पड़ रहा था। आधे से ज़्यादा सफ़ेद और काले कचपके बाल, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखें कोटर में धंसी, गाल पिचके हुए। दांत निकाल देने से वो अपनी उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा लग रहे थे। सामने कटोरी में पड़े उनके नकली दांत उस पर हंस रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसको मूर्ख समझ पर उस पर ठठा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया। ये दांत उठाकर वो खिड़की से नीचे फेंक देगा या यहीं अपने सामने पटक कर उन्हें ठोकरों से चूर कर देगा। वे कराहे थे। उसका हाथ रुक गया। उसने आगे आकर झुककर देखा। कलाई में जहाँ सुई घुपी थी उसके आसपास की सारी जगह सूज गई थी। कलाई नीली पड़ गई थी। सुई में नाली के साथ स्टैंड पर लटकी उल्टी बोतल का द्रव तिप तिप कर लगातार उनके भीतर जाते आज तीसरा दिन था। नर्स कई बार आई थी। दूसरी बाह को दबा दबा कर टेढ़ी हथेली से पीट पीट कर देख गई थी, पर उसे नस नहीं मिली थी। फिर वैसे ही निर्विकार भाव से वो आती, खाली बोतल निकाल कर भरी टांग जाती। बूंद बूंद द्रव टपकता, चौड़ी नलकी से पतली नलकी में आने से पहले जोड़ पर रुकता, पतली नलकी से होता हुआ सुई द्वारा उनकी नस में और फिर शरीर में प्रवेश कर जाता। सामने के बेड की मरीज 2 दिन पहले डिस्चार्ज हो गई थी। उसके चले जाने से उसे एक धक्का सा लगा था। वो कितना आदी हो गया था उसे देखते रहने का। उसके पास अक्सर एक जवान लड़की ही रहती थी, बातूनी और चुलबुली। उससे टिककर बैठा ही नहीं जाता था। वो हमेशा किसी न किसी बहाने हिलती रहती या अंदर बाहर होती रहती।
काउंटर पर जाकर नर्सों और डॉक्टरों से बोलती बतियाती रहती। वो उसे अंकल कहती थी। एक ही दिन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। समय का पता ही नहीं चलता था। कुछ भी ना हो तो वो बैठे बैठे चॉकलेट चबाती हुई मुंह चलाती रहती और टांग हिला हिलाकर कॉमिक्स पढ़ती रहती। उसकी खनकती हंसी उसे बड़ी रहस्यात्मक लगती थी। वो खुद नहीं हंस रही होती तो एक हाथ में पहनी उसकी बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हाथों के ऊपर नीचे होने से छनकती रहती। वो पेशेंट उसका पति था। उसे पेट का कैंसर था जो भीतर ही भीतर फैल गया था। इस तरह हिलने बोलने आने जाने के बीच वो अपने पति का पूरा ध्यान कब और कैसे रखती थी पता ही नहीं चलता था। उनका दांत ब्रश करना, शेव करना, स्पंज कंघी करना, कपड़े बदलना, रोज़ घर से आई धुली चादर बदलना, नाश्ता, दवाई, खाना, पानी, सबके प्रति वो चौकन्नी और तत्पर रहती थी। सुबह जैसे ही डॉक्टरों की टोली राउंड पर आती और उसके पति के बेड के पास रुकती, वो सीधी सतर्क खड़ी हो जाती। एकाग्र होकर उनकी बात सुनती, कई सवाल पूछती और बेड के साथ लटकी तख्ती पर लगे पन्नों को उलट पुलट करती हुई कई जगह उंगली रखकर डॉक्टरों के सामने खड़ी हो जाती। डॉक्टरों की ठंडी मुद्रा और उनके होठों पर सूखते शब्दों से उसका चेहरा उदासी से धुंधला हो जाता। पर कुछ ही देर बाद वो फिर सामान्य दिखने लगती। बीच बीच में उसे रिलीव करने के लिए घर के दूसरे लोग खाना, फल, चाय वगैरह लेकर आते जाते थे, पर लगता था कि जिम्मेदारी वही संभाले थी। उसने बताया था आज ही डॉक्टर डिस्चार्ज स्लिप बना देंगे, पर क्या वो अब ठीक है? इस सवाल से वो मुरझा गई थी। नहीं, अभी सिर्फ रेडिएशन में हुए बर्न्स का ही इलाज हुआ है, अभी घर पर दवाई वगैरह चलेंगी, अगले महीने फिर। कहते कहते उसके चेहरे पर राख सी पुत गई थी। उसकी आँखों की, होठों की, चूड़ियों की चिलकन छुपा गई थी। कुछ देर वो स्थिर उसके सामने खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। अच्छा अंकल, ऑल द बेस्ट। वो बुदबुदाया था, ऑल द बेस्ट। सूरज की फीकी सी धूप खिड़की से बाबूजी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनका चेहरा अधिक कमज़ोर और पीला लग रहा था। उसे लगा कि मौत उसके और बाबूजी के बीच खड़ी है। बाबूजी जी रहे थे पर वो मर रहा था। इन 3 सालों में 13 साल बूढ़ा हो गया था। बाबूजी उसकी ज़िंदगी की धुरी थे पर अब कील बन गए थे। वो स्टूल पर बैठ गया था। सामने उसी का खाली बेड था, चुलबुली लड़की के पति का। वो वहीं देखेगा क्योंकि वो अपने बाईं ओर नहीं देखना चाहता था। भयावह लगता था उधर देखना, पर तो भी दृष्टि उधर चली ही जाती। वो कुछ ही दिन पहले दाखिल हुई थी। उसका शरीर बैठने की मुद्रा में अकड़ गया था। उसे हड्डी का कैंसर था। वो लेट नहीं सकती थी, वैसे ही गर्दन फेंक कर सोती थी कुछ देर के लिए। दवाई का असर ख़त्म होते चिल्लाने लगती थी। अपने कंधे पर उसका सिर टिकाए खिचड़ी सी दाढ़ी वाला देहाती बूढ़ा उसका पति था। उसको वही खिलाता पिलाता और अपने कंधे पर सुला लेता। जब थक जाता तो उसका सिर दीवार के साथ तकियों पर टिकाकर एक खेस सा बिछाकर बेड की आड़ में फर्श पर पसर जाता और खर्राटे लेने लगता। तब बुढ़िया की कोई चीख पुकार वो नहीं सुनता था। चित्त पसरा पड़ा खुर्र खुर्र करता सोता रहता। बुढ़िया की चीख पुकार से अधीर किसी दूसरे मरीज के साथ का व्यक्ति उसे हिलोर हिलोर कर आधी नींद जगा देता तो वो आंखें मलता उठ बैठता। उसका धोती कुर्ता मैला हो गया था। वो कहता था गांव जाकर खुले में नहाएगा, कपड़े फींचेगा और धोती फटकारेगा। यहाँ सब गंदा और बदबूदार है। वो कैसे भीतर जाए? वो अलग सुबह उठकर ग्लूकोज की खाली बोतल लेकर अस्पताल के पीछे कहीं जंगल हुआ आता था। दिन में एक बार समय निकालकर कहीं किसी पब्लिक नल पर जाकर अपनी धोती कुर्ता भी पखार आता। पर धीरे धीरे उसके खुले की वो आदत मरती गई। उसने अब अस्पताल का गुसलखाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसकी औरत का ऑपरेशन होना था। उस पर कई दिनों तक डॉक्टरों में आपस में विचार विमर्श हो रहा था। वो गंवई बूढ़ा हर डॉक्टर और नर्स के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। पहले पूछता था कब ठीक हुई, अब पूछने लगा था छुट्टी कब देवे डॉक्टर साहब। डॉक्टर इस ऑपरेशन द्वारा एक बड़े प्रयोग की उम्मीद में थे, इसलिए बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट आते, कई तरह के सवाल पूछते। उसके खून पेशाब आदि की जांच के लिए कई कई बार आते और लाल पीले द्रव की शीशियां भर के ले जाते। उनमें आपस में लंबी डिस्कशन होती, पर अभी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। बुढ़ा अब बुद्ध सा हर समय व्याकुल सा दिखता था। उसकी निष्ठा मरने लगी थी।
उसके चेहरे पर एक छाया सी ठहर गई थी। यहाँ जो लोग उम्मीद खो देते हैं उनके चेहरे ठंडे और निस्तेज हो जाते थे। डॉक्टरों को देख सुनकर भी वे ठस बैठे रहते, ना कुछ पूछते ना कहते, सिर्फ बुदबुदाते रहते। रात की ड्यूटी वाली नर्स थी, ट्रे लिए खड़ी थी। इसी समय वो सबको रात की दवा देकर चली जाएगी। दे क्या, पटक सी जाएगी पेशेंट के साथ वाले के सामने। वो चाहे समझे या ना समझे, वो दे या ना दे। गंभीर मरीजों को भी सोने की दवा साथ में दी जाती। बाद में मरीज दर्द से कितना भी चीखे चिल्लाए और उसे बुलाओ तो वो नहीं आती थी। कहने को वे नर्सें रात की ड्यूटी पर होती, पर आपस में समझौता करके अपने स्टाफ रूम में सभी सो जाती। सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक ही जागती। पर इस इमरजेंसी की परिभाषा दूसरी थी कि कहीं कोई घपला ना हो जाए। एक रात की ड्यूटी वाली नर्स मरीज को ग्लूकोज लगाकर चली गई थी। पेशेंट को रिएक्शन हो गया था। पेशेंट ठंड से कांपता छटपटाता रहा। ग्लूकोज की बूंद बूंद जहर बन के उसके भीतर उतरती गई। उस पेशेंट के घर से एक नौकर था जो दिन भर घर का काम करके रात को 10 बजे आता और बाहर बेंच पर घोड़े बेचकर सोया रहता। सुबह 6 बजे उठकर चला जाता। किसी मरीज के साथ रह रहे व्यक्ति ने उसकी हालत देखी, भागकर नर्स को बुलाने गया, पर जब तक नर्स जागती, जूनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी जागता, बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता। पेशेंट निश्चिंत हो चुका था। नर्सें डॉक्टर सब बच गए। अखबारों में खूब छपा। आखिर में मेडिकल कंपनियों द्वारा दिए गए ग्लूकोज की धांधली पर बात टिक गई। तरह तरह की तिकड़में बैठाई गईं, पर डॉक्टर नर्सें उसी तरह ड्यूटी करते रहे। मरीज किसी न किसी की लापरवाही का शिकार होते रहे। बाहर ट्रॉली पर रात का खाना दिया जा रहा था। मरीजों के साथ वाले अपनी अपनी खाली या भरी प्लेट कटोरियाँ लिए बाहर अंदर आ जा रहे थे। मुझे मन से वो भी उठा था। उसे बड़ी शर्मिंदगी होती थी खाली प्लेट आगे बढ़ाते हुए। वो प्लेट ट्रॉली पर रख देता और चुप खड़ा हो जाता। वो जो भी डाल देता उठा लाता, पर वो उससे पूछता ज़रूर। ट्रॉली में हर खुले मुंह पर कड़छी रखकर उसके पेंद में रखी दाल सब्जी को कड़छी में भरकर, ये लोगे, ये और ये। पर अब उसकी हाँ ना की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से डाल देता। दाल चावल रोटी सब्जी वो भीतर आकर अलग प्लेट में बाबूजी के लिए निकाल देता और शेष जैसे तैसे उस गिलगिले से खाने को गले के अंदर ढकेल लेता। कांता यूँ तो उसकी भतीजी थी, रहती भी पास में ही थी। शुरू में 8-10 रोज़ खाना भेजा था, फिर उसे खाना भेजना भारी पड़ने लगा था। उसी ने मना कर दिया था। यहाँ सब तो मिलता है, नाहक तुम परेशान होती हो। और बस दोनों मुक्त हो गए थे। पहले वो बीच बीच में उसके घर चला जाता था, नहाने, कपड़े धोने और हवा बदलने के लिए। खुद ही धो लेता। वो नहीं चाहता था कि उन पर भार बने। उन्हें यूँ भी वहाँ बाबूजी के कपड़े धोना पसंद नहीं था। यूँ तो अस्पताल के ही कपड़े धोना पसंद नहीं था। उसकी बूढ़ी सास विचार करती थी। वो बिना बाल्टी लोटा लिए नल के नीचे नहाता, कपड़े धोता और पिछवाड़े सुखा कर आ जाता। कपड़े सूखने तक बरामदे में तख्त पर लेट जाता। कांता उसे कुछ न कुछ खाने पीने को देती, पर वो सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला था। कांता की बूढ़ी सास उस पर बिफर पड़ी थी। हमारे यहाँ बीमारी फैलाने क्यों आता है? कह दो इसे यहाँ ना आया करे। बाल बच्चों वाला घर है हमारा। कांता उसे चुप रहने के लिए मिन्नत कर रही थी। उसे बता रही थी कैंसर की बीमारी छूत की नहीं होती, पर उसकी बूढ़ी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। बस कांता के घर आना जाना भी बंद हो गया था। उसका दिल बैठने लगा था। यहाँ आते जाते उसे 3 साल हो गए थे। बीच बीच में डॉक्टर उसे छुट्टी देते थे, पर शीघ्र ही उसे वापस आना पड़ता। इस बार पिछले 6 महीने से वो यहाँ है। घर में बीना अकेली थी। घर का काम, बाजार का काम, बच्चों की देखभाल, ऊपर से उसकी नौकरी। कैसे करती होगी वो सब? पहले बीना बात करती थी, पर अब नहीं। वो सिर्फ झल्लाती थी। उसे किसी से पता चला था कि बड़ा संजय आवारागर्द हो गया है। पढ़ाई करने के बजाय इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दिया था। राजू बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा था। जब तब स्कूल से गायब हो जाता। उसका रिपोर्ट कार्ड शिकायतों से भर गया था। स्कूल वालों ने चेतावनी दी थी। नैनी के भी इस बार अच्छे नंबर नहीं आए थे, जबकि वो पढ़ाई में शुरू से होशियार थी। उसने पूछा था, बीना ने उसे क्यों नहीं बताया, तो वो फन पड़ी थी। पहले पितृ ऋण से मुक्त तो हो लो, और मुंह फेर लिया था। नैनी ने चिट्ठी में लिखा था, मम्मी को एसिडिटी हो गई है,
पेट में अफारा चढ़ता है, सिर दुखता है, चक्कर आते हैं। उसे बीना से फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी, पर उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया था कि ठीक हूँ, बिल चढ़ रहा है, रखती हूँ। उसके अपने दफ्तर में परेशानी बढ़ती गई थी। 2 साल पहले उसकी प्रमोशन रुक गई थी। उसने बुरा नहीं माना था। आखिर ऐसी हालत में बाबूजी को छोड़कर वो इतना दूर कैसे जा सकता था। तीनों बहनें अपने अपने घर बार में लगी थीं। नरेश तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बाबूजी का लाडला, उनका प्रतिभावान बेटा किसी बड़ी कंपनी में अफसर था। बाबूजी बहुत गर्व करते थे उस पर। जब भी उनकी स्थिति गंभीर होती, उसे लगता था वो होठों में उसी का नाम बड़बड़ा रहे हैं। वो भीतर ही भीतर बहुत आहत होता था। इन 3 सालों में वो 3 दिन भी बाबूजी के साथ नहीं रहा था। आया भी तो बड़े सम्मानित मेहमान की तरह, सबको आदेश देता हुआ। उसकी विदेशी पत्नी तो इस तरफ थूकने को भी तैयार नहीं थी। शुरू शुरू में कुछ पैसा नरेश ने दिया भी था, फिर ये कहकर रोक दिया था कि हम उस पैसे को बाबूजी की बीमारी के बजाय अपने पर खर्च करते हैं। वितृष्णा से भर गया था उसका मन उसके प्रति। उस दिन के बाद आज तक उसने एक पैसे के लिए भी उसे नहीं कहा था। उसका अपना प्रोविडेंट फंड लगभग चुक गया था। अभी तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, उनको सेटल करना, नैनी की शादी कैसे होगा। अपने पर उसे क्रोध आया था। वही क्यों शहीद हो, उसका भी तो घर बार है, बीवी बच्चे हैं, उनके प्रति भी उसके कर्तव्य हैं। उसे उनको नहीं पूरा करना चाहिए क्या। एक और समस्या उठी थी। दफ्तर में उसकी सिक लीव सब खत्म हो चुकी थी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था सरकारी नौकरी में कि पिता की बीमारी के लिए छुट्टी मिले। झूठे सर्टिफिकेट से बार बार अपनी लीव बढ़ाई थी। शायद किसी ने शिकायत कर दी थी। अब ऑफिस वाले सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। अभी नया आया अफसर उसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने की सलाह दे रहा था। वो चारों तरफ से घिर गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मिलने वालों के आने का समय भी समाप्त हो गया था। जो आए थे वो जा चुके थे। बाकियों को नर्सें खदेड़ रही थीं। उनके चले जाने के बाद फिर एक बीमार चुप्पी छा गई थी। चहल पहल खत्म हो गई। उसको या बाबूजी को मिलने कोई नहीं आता था। इस परदेश में हमारा था ही कौन। तो भी वो इस समय का हर शाम इंतज़ार करता और समय बीत जाने पर उदास भी होता था। पिछले 6 महीनों में उसके सामने कितने मरीज आए और चले गए थे, बस वो वहीं था। अब इस वार्ड में वो बेड नंबर 9 के नाम से जाना जाता था। ये नंबर बाबूजी का था, पर उसका ज़्यादा और बाबूजी का कम था, क्योंकि बाबूजी के सारे काम, डॉक्टरी कार्रवाई, जांच पड़ताल की रिपोर्ट, दवाई वगैरह की पूछताछ उसे ही करनी होती थी। बाबूजी चुप लेटे रहते। ज़रूरत पड़ने पर बेड नंबर 9 के लिए वही उठता था, और ज़रूरत तो सारा समय रहती ही थी। बाहर टेरेस की बत्ती जल रही थी। धुंधली सी रोशनी अंधेरे को बढ़ा रही थी। ये वार्ड 5वीं मंजिल पर था, सबसे ऊपर। वो कभी नीचे देखता तो लगता वो हवा में लटक गया था। कैंसर के अधमरे से मरीज और उनके साथ उनके सगे संबंधी रात उतरते ही थके हारे परास्त ताश के पत्तों के समान इधर उधर बिखरे पड़ से जाते। गंभीर मरीज रात भर कराहते या नींद की गोली से चित्त लेटे रहते। शुरू में बाबूजी रात को सोने से पहले कोई ना कोई किताब पढ़ते थे या देर देर तक धीमे धीमे उससे बातें किया करते थे। किताब पढ़ते हुए किताब की पंक्तियों के साथ साथ उनकी आंखें दाएं बाएं होती और उनके चेहरे के भाव बदलते जाते। फिर वो किताब बंद कर देते, अपनी हथेलियों से आंखें ढकते, आसन लगाकर 5 मिनट ध्यान लगाते और सो जाते। उसे लगा इस बात को भी जैसे बरसों बीत गए थे। वो कोई सपना था, जब बाबूजी उठते बैठते चलते फिरते बोलते बतियाते थे। नरेश कंपनी के काम से 1 साल बाहर लगा आया था। लौटा तो बाबूजी को देखने के लिए अपने होटल से आधे घंटे के लिए अस्पताल आया था। उसने कहा, वहाँ सबका अपना जीवन है जिसे वे एक साथ और अलग अलग जीते हैं। इस तरह गुत्थम गुत्था नहीं होते, अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करते। क्या वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। यहाँ एक बीमार के साथ सारे परिवार का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आखिर अपना भी कोई जीवन होता है, पर यहाँ तो ये सब किसी न किसी ऋण से दबे कुचले जाते हैं। उसे नरेश की बातें समझ में नहीं आई थी। आजकल उसके पास सोचने और सोने का ढेर सारा समय था। बाबूजी दवाइयों के नशे में अर्ध बेहोशी की हालत में थे। उनके शरीर में हर काम के लिए नलकियाँ लगी थीं, सांस लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, यूरिन पास करने के लिए।
उसे खाली बोतल को भरवाने के लिए और यूरिन की थैली भर जाने पर खाली करने तथा उसे फेंक कर आने के लिए जाना होता था। शुरू शुरू में उसे इस काम में उबकाई आती थी, उसे घिन होती थी। वो कई कई बार हाथ धोता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। उसने सोचा था, क्या बाबूजी बचेंगे अब? 70 के तो हो गए, बच भी गए तो क्या होगा? क्या कर लेंगे अब वो? उन्हें अब ऐसा करना भी क्या था? वो अब कर भी क्या सकते थे? इन 3 सालों में बाबूजी बित्ता बित्ता जिए थे या मरे थे पता नहीं, पर वो जरूर मर रहा था। उनकी मौत होते होते उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी छींच रहे थे। बच्चे बिगड़ रहे थे, बीना के वश में नहीं रहे थे। नैनी जवान हो गई थी, बीना की एसिडिटी की तकलीफ बढ़ गई थी। बाबूजी का कैंसर एक सच्चाई है जिसे उन्हें तो भोगना ही है। डॉक्टरों की अपनी मेडिकल एथिक्स है, आखिरी सांस तक मरीज को बचाने की कोशिश करने की। अपनी अपनी जगह सब ठीक थे, नरेश भी ठीक ही कहता होगा, और वो घर में सबसे बड़ा बेटा, वो भी ठीक ही कर रहा था, बूढ़े बीमार बाप की सेवा। रात गहरा गई थी। धीरे धीरे करके इधर उधर की फालतू बत्तियां बंद कर दी गई थीं। गलियारे की बत्ती रात भर जगेगी, नींद की बेहोशी में कराहते हुए मरीजों के साथ। उसे बाबूजी दूर दूर नजर आने लगे थे। उनकी आवाज़ धीमी अनगूंज की तरह सुनाई पड़ रही थी। जीवन की आपाधापी, शोर शराबा, चहल पहल, दिन और रात, बदलते मौसम, सब जैसे अस्पताल के बाहर ही थमे रह जाते। यहाँ घिसटती जिंदगियों के टीसते एकांत में मन धुंधला गया था। जिंदगी दूर कहीं एक काले बिंदु में बदल गई थी। उसे मौत की आहट सुनाई देती, निर्ध्वनि आती, नदी के भीतर गहरे हरे जल पर उतरती छाया सी। उसके जीवन की लय टूट गई थी। पानी के टब में गिरे पत्थर की तरह नीचे सतह में गर्क होने जाने का भाव था। छटपटाती हुई बेचैनी और हड्डियों से टकराता कोई अनजान भय। कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध होने तथा पितृदाय को चुकाने की यंत्रणा झेलता हुआ अब वो रात भर जागा करता था। वहीं कुर्सी पर ढील कर आंखें फाड़े देखता रहता था। 3 साल से वो ऐसे ही बैठे बैठे सोना सीख गया था। बीच में कभी कभार अगर खाली बेंच मिल जाती तो उस पर पसर कर शरीर सीधा कर लेता, नहीं तो इस वार्ड की सैकड़ों बार देखी दीवारें, छत, खिड़कियां, पुराने और नए आए मरीजों को देखता रहता। हर मरीज समझता वो मृत्यु को झुठला रहा है, पर मृत्यु उनके साथ खिलवाड़ करती, उनके जीने पर खिल्ली उड़ाने लगती। इन जीवित डेड बॉडीज में जीवन की उपस्थिति थी ही कहाँ? मृत्यु को स्थगित करते जाना क्या जीवन है? सांसों का आना जाना, हृदय का धड़कना क्या जीवन है? डॉक्टरी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, जीवन की आचार संहिता से अलग नहीं है क्या? पहले उसे ये सब हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब भयावह लगने लगा था। सफ़ेद कपड़ों में यंत्रवत घूमती नर्सें उसे प्रेतात्माओं की तरह लगती। उसे लगता था वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में रह रहा है। ये सब मरीज लाशें थीं जो दफनाए जाने का विरोध कर रही थीं, चीख चिल्ला रही थीं और हाथ पैर पटक रही थीं। उन्हें ऐसा करते देख उसे गुस्सा आता और तरस भी। वो सोचता, मृत्यु के साथ मनुष्य का कैसा संबंध हो, भय का, मैत्री का, या कैसा? मृत्यु हमारी चेतना, हमारे विचार और इंद्रियों की अभिभूत करने वाली एक अनिवार्य उपस्थिति है। सत्य की आत्मा है मृत्यु। इस मृत्यु रूपी सत्य का प्रतिकार कैसे हो? 3 सालों से वो मृत्यु को नंगी आंखों से देख रहा था। उस मृत्यु को जिसे एक क्षण देखना भी कठिन था, जिस पितृदाय से उऋण होने के लिए वो इस तरह मर मर कर जी रहा था। वो क्या था? 40 साल की उम्र में डायबिटीज़, 45 साल की उम्र में आर्थराइटिस, और कैंसर को कितने साल बाकी रहे? उसके साथ सब कुछ बाबूजी के समय से 5-6 बरस पहले हुआ था। इसका मतलब था बाबूजी की स्थिति में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। श्लथ सोचते रहने की बेचारगी और हाथ तक न उठा पाने की पस्तता से वो कांप गया था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। इन दिनों वो सारी रात इसी तरह बैठा सोचता रहता था। उसे इंसोम्निया हो जाएगा तो? वो डरा था। कमरे से उठकर बाहर गलियारे में आ गया था और बेंच पर पसर गया था। उदासी से मन सराबोर था। उसे माँ की याद आई थी। माँ की मृत्यु एक बारगी हुई थी, बिना दस्तक दिए आई थी मृत्यु। तिप तिप कर रिश्ते नहीं दिया था जिंदगी को। अचानक बैठे बैठे माँ ढील गई थी। ब्रेन हेमरेज।
माँ को ब्लड प्रेशर तो रहता ही था। वो डॉक्टरों और अस्पताल से बहुत डरती थी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता तो आंखें चढ़ जाती, सिर में धम धम होती तो गोली खाकर लेट जाती चुपचाप। कोई पूछता तो हंस देती, बस अभी उठती हूँ, जरा सी थकावट है, कुछ हुआ थोड़े ही है। सब जानते थे माँ डॉक्टरों के पास जाने से डरती थी, पर उसने मौत को परास्त कर दिया था। उसके पास आने, डराने, धमकाने और चिढ़ाने से पहले ही वो उसे धकिया कर निकल गई थी। वो सोच रहा था, यदि मृत्यु का एक अपना तर्क है तो जिंदगी का भी तो तर्क है। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। ये जिंदगी का एक नंगा और बेलौस यथार्थ है। इन दिनों उसके भीतर एक प्रतिकार का भाव उफन रहा था। पिछले 3 सालों से वो बाबूजी की बीमारी और अपने परिवार, इन दोनों ध्रुवों के बीच घिसट रहा था। पर सच ये था कि बाबूजी के साथ मौत को जीते हुए उसकी संवेदनाएं मर रही थीं। वो अपने और अपने परिवार के प्रति मुर्दा हो गया था। उसके कपड़े गंदे मटमैले रहते, दाढ़ी बढ़ी हुई और पसीना आने तथा सूखने और फिर आने से देह बदबू आती रहती। उसे अपने से घिन आनी भी बंद हो गई थी। वो बीना और बच्चों के बारे में सोचता, पर करता कुछ नहीं था, कुछ कर ही नहीं सकता था। ये सोचकर वो मुक्त हो जाता। सोते हुए बाबूजी लाश की तरह लग रहे थे। डेंचर के बिना पिचके हुए गाल, गड्ढों में धंसी आंखें, कहीं कोई हरकत नहीं। वो घबरा गया। उसके नथनों ने नीचे हाथ फिराया, फिर छाती पर हाथ रखा। धीमी गति से छाती उठ गिर रही थी, पर बाबूजी अब ज़्यादा जिएंगे नहीं, ये निश्चित था। पर मौत बनकर मंडराती उनकी बीमारी एक सच्चाई थी। दूसरी सच्चाई वो स्वयं और उसका परिवार था। कौन सी सच्चाई किससे बड़ी थी, ये निर्णय नहीं ले सका, पर बाबूजी की सच्चाई की लपेट में उसकी पत्नी, बच्चे और वो झुलस रहे थे। बाबूजी भी जाएंगे, कुछ और तो क्या होगा। बाबूजी अगर मर जाएंगे तो भी तो क्या होगा। उसने एक गहरी सांस ली थी। उसे सोते में और बैठे बैठे भयावह सपने आने लगे थे। उसे लगा था बाबूजी उसकी कलाई पकड़े ही मर गए थे। उसकी कलाई उनकी ठंडी और सख्त मुट्ठी में जकड़ी थी। वो वहाँ से उठ नहीं सकता था। वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा रहा था, पर उनकी मुट्ठी नहीं खुल रही थी। उनकी मुट्ठी किसी से भी नहीं खुल रही थी। अब वो उनकी मृत देह के साथ चिपक कर बैठने को मजबूर था। खड़खड़ की तेज आवाज़ के साथ उसकी आंख खुल गई थी। 2 सफ़ेद पोश स्ट्रेचर लिए आए और बेड नंबर 9 को पूछ रहे थे। आदतन उसने हामी भरी थी। स्ट्रेचर वाले लड़के ने उसे डांटा था, तुम्हें लेटा रहना चाहिए, बैठे क्यों हो, आओ अब स्ट्रेचर पर लेट जाओ। मैं? वो अचकचाया था। उसने बाबूजी को हिलाया था, पर वो नहीं हिले थे। स्ट्रेचर वाले लड़के को जल्दी थी। दोनों ने मिलकर ज़बरदस्ती उसे स्ट्रेचर पर डाल दिया था। बाबूजी ने मुदी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था और हाथ बढ़ाया, पर स्ट्रेचर के खिसक जाने से उनका हाथ वैसे ही पसरा रहा और फिर उनके बेड की साइड में ढलक गया था। थिएटर में उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया था। उसके ऊपर तेज रोशनी फेंकी जा रही थी। सफ़ेद कपड़ों में मुंह, नाक, चेहरे ढके कुछ आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में छुरियां, कांटे, चाकू इत्यादि तेज औजार थे। वो आश्चर्यचकित था कि उसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया क्यों नहीं दिया गया था। उसने अपने ऊपर झुके व्यक्ति को देखा और चिल्लाया था, बाबूजी आप यहाँ कैसे? उनका चेहरा ढका था, पर उनकी आंखों में कौंध थी। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुक रहे थे। उनकी सांस उसके चेहरे पर टकरा रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने बेड से उठकर वो डॉक्टर के वेश में यहाँ कैसे आ गए थे। वो बिना एनेस्थीसिया से उसका ऑपरेशन क्यों करना चाहते थे? क्या वो उसे दर्द से तड़पता देखना चाहते थे? क्या वो उसे दर्द का स्वाद चखाना चाहते थे? वो उनको कहा करता था, सबकी अपनी पीड़ा है, सबको उसे झेलना होता है। ऊपरी तहों पर ही उसे दूसरों से बांटा जा सकता है, पर भीतर से सब उसे अकेला ही भोगते हैं। उसमें कोई शामिल नहीं होता। यूँ भी सबको अपनी पीड़ा बड़ी और दूसरों की छिचली लगती है। बाबूजी निर्मम होकर उसकी ओर आ रहे थे, हाथ में चाकू लिए। वो चिल्लाया था। उसकी आंखें खुल गई थीं। बाहर अंधेरे में टेरेस पर पेड़ों की हिलती छायाएं थीं। उनकी टहनियों में ही रोशनी अटक जाती थी, नीचे तक पहुंचती नहीं थी। चांदनी रातों में पीली सी रोशनी पिघलती फैलती और फिर सब अंधेरे में डूब जाता। एक ठहराव सा आ जाता। बेडौल छायाएं फिर हिलने डुलने लगती।
उसे लगा एक छाया बाबूजी की थी। वो उनकी प्रोफाइल से उन्हें अच्छी तरह पहचान सकता था। बाबूजी टेरेस की मुंडेर पर खड़े थे, नीचे झांक रहे थे, पर वो नीचे कूदना चाहते थे। क्या वो अपनी बीमारी से तंग आ चुके थे? पर वो कूद क्यों नहीं रहे? अब वे क्यों जीना चाहते हैं? इस हालत में और जीकर क्या करेंगे वो? बाबूजी आगे को झुक रहे थे। वो उन्हें नहीं रोकेगा। 3 साल तक उनके साथ लथड़ने की कसैली यादें। नहीं, पर इस तरह बाबूजी को कूद जाने भी तो देना ठीक नहीं है। उसे उन्हें रोकना चाहिए, पर नहीं, वो चीखा था। देखा, हवा के तेज झोंके के साथ खुली खिड़की का कांच दीवार से टकराकर टूट गया था। आंधी आने के आसार थे। 2-3 दिन से गर्मी बढ़ गई थी। उसने देखा, बाबूजी निश्चिंत सोए थे। दवाइयों के असर में उन्हें किसी का डर नहीं था, शायद मौत का भी नहीं, क्योंकि अब कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। 70 साल तक जो उन्होंने करना था कर चुके थे, जो होना था हो चुका था। अब वो ऐसे ही लेटे हुए उसे ठेंगा दिखाते रहेंगे? उसकी सोच संतुलन के दायरे से फिसल रही थी। उनके चेहरे, उनके नाक, मुंह, बाहों और टांगों के बीच प्लास्टिक के बैग ऐसे ही लटके रहेंगे। बिस्तर के नीचे लटके यूरिन बैग को वो यूं ही खाली करता रहेगा। बेड पहन देता, खाली करता, धोता और रखता रहेगा। इन सब कामों में उसका कितना भी जी मितलाए, पर वो वैसे ही शांत, आंखें बंद किए जाने या बेहोश होने का नाटक रचते रहेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे, बस बहुत हुआ, जाओ इस नरक से बाहर चले जाओ। ओह, कितने स्वार्थी हैं बाबूजी। गुस्से में उसके दांत किटकिटाए थे। उसका मन किया कि वो उनके नाक से लगी नलकी को खींच दे। आखिर कब मुक्त होगा वो पितृ ऋण से? कैसे मुक्त होगा वो? अभी कितना ऋण और बचा है? नहीं और नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। पॉलीथीन बैग में अपना तौलिया, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी और अपने बिन तहाए कपड़े ठूंस लिए थे। कपड़ों के साथ अस्पताल की बदबूदार हवा भी भीतर चली गई थी। उसने रुककर बाबूजी की तरफ देखा था। जीवित कंकाल से बस सांस चल रही थी। उसके विचार ने पलटा खाया। बाबूजी को अगर कुछ हो गया तो उनकी मृत देह को वो अपने शहर कैसे ले जाएगा? किसी पब्लिक सवारी में तो नहीं जा सकती उनकी मृत देह। तो वो टैक्सी करेगा। टैक्सी में जो इतने ढेर सारे पैसे लगेंगे, कहाँ से लाएगा वो? वो बैठ गया था निरस्त भाव से। दूसरा उपाय था, यही उनका दाह संस्कार कर देगा। पर फिर उसकी बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? यूँ भी अकेला वो कैसे करेगा सब कुछ? इस परदेश में कौन है उसका? कांता? वो तो जाने कब की भूल भी गई होगी। नहीं तो क्या एक बार भी ना आती इतने सालों में? यही ठीक है। अस्पताल में कुछ देर के लिए खलबली मचेगी, फिर पिछले 3 वर्षों के सारे सबूत इस 10-15 मिनट में मिटा दिए जाएंगे। खिड़कियाँ खुलेंगी, फर्श की फिनाइल से धुलाई होगी, बदबूदार हवा बाहर निकलेगी। नर्स खटाखट बेड की चादर बदलेगी। वही नर्स जो 10 बार कहने पर भी चादर नहीं बदलती थी। चादर के साथ कंबल और तकिए का गिलाफ भी बदलेगी। वो फिर अटक गया था। बाबूजी ठीक हो गए तो वो स्वयं बाबूजी के बिना क्या करेगा? इतने अरसे तक उनके साथ रहते रहते उसका सारा मेटाबॉलिज्म ही बदल चुका था। उसे लगा बाबूजी सचमुच ठीक हो गए। कमज़ोर तो हैं, पर दीवार के साथ तकिए के सहारे बैठ गए थे। साथ के पेशेंट के बेड से उन्होंने अखबार उठा लिया था, अपना चश्मा भी निकाल लिया था। पहले की ही तरह उन्होंने 8वां पन्ना खोला था, जिस पर शेयर बाजार के भाव छपे थे। उसने देखा, बाबूजी के कमज़ोर चेहरे के पीछे एक चतुर, समझदार और होशियार आदमी का चेहरा था। इच्छाओं और आकांक्षाओं से लकदक, जिजीविषावान चेहरा। दूसरी तरफ वो था जो 50 पर पहुंचकर हाँफने लगा। लेकिन अब इस स्थिति में वो शेयर बाजार का भाव जानकर क्या करेंगे? वो चेता था। नर्स की रबड़ सैंडलों की फचफच थी। उसे लगा था बाबूजी अभी और जिएंगे। ठीक होंगे या नहीं पता नहीं। उसने अपना बचा सामान, कपड़े लत्ते, कागज पत्तर थैले में ठूंसे थे और उठ खड़ा हुआ था। उसने घड़ी देखी थी, 3 बजे थे। उसे सुबह 6 बजे की ट्रेन मिलेगी, पर उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने मुड़कर देखा, बाबूजी हिले थे शायद। वो लौट आया था। उसकी टांगें कांप रही थीं, बार बार चेहरा पसीने से तर हो जाता। उसने अपने को समझाया था, क्यों भयभीत हो रहा है वो? यदि ठीक हो गए तो वो समर्थ हैं, नहीं तो सरकारी खर्चे से उनका क्रियाकलाप तो हो ही जाएगा। उसे जाना चाहिए।
पर वो रुका था। बाबूजी का पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान न हुआ तो बाबूजी की गति कैसे होगी? उनकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करेगी? बाबूजी की आत्मा को भटकना पड़ेगा। अपने कर्मों के अनुसार वो पुनर्जन्म में अपना स्थान कैसे पाएंगे? यमराज के चंगुल से बिना पिंडदान किए उनका छुटकारा कैसे होगा? 10 नहीं तो 4 पिंडदान तो होने ही चाहिए। शय्यादान, भोजन, वस्त्र, आभूषण दान द्वारा वो बाबूजी को स्वर्ग तो नहीं भेज सकता, पर पिंडदान तो उनका होना ही चाहिए। क्या करे वो? 4 पिंडदान तो करने ही होंगे, 2 जलाने से पहले और 2 बाद में। वो कहाँ से लाए जौ का आटा और गंगा जल? वो फिर दुविधा में पड़ गया था। सामने रात का खाना प्लेट से ढका वैसा ही पड़ा था। बाबूजी तो खा ही नहीं सकते थे और उसने भी नहीं खाया था। उसने ढक्कन उठाया। चावल, रोटी, दाल, सब्जी। रोटी परे हटाकर उसने चावल में दाल सब्जी डालकर हाथ से मथ मथ कर उसे गूंथ लिया। उसने उसके 4 गोले बनाए, कटोरी में पानी रखा और बाबूजी के बेड के सिरहाने दोनों तरफ 2 गोले सरका दिए और 2 कागज में लपेटकर थैले के ऊपर रख लिए। इन्हें रास्ते में कहीं और वो बाहर आया था। ये ब्रह्म मुहूर्त था। रात के ऊपर से धीमे धीमे अंधेरे की परत सरकनी शुरू होने वाली थी। स्टेशन दूर था, पर वो चलकर ही जाएगा। ताज़ा हवा में सांस लेना उसे अच्छा लग रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कमल कुमार जी की लिखी हुई एक गंभीर कहानी, पिंडदान। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।